आइए आज हम लोग MTG नीट अनसॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने मोलर कंडक्टिविटीज़ वर्ड यूज किया था, जबकि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज दिया है और इसको लैम्डा 0m से ही डिनोट करते हैं। तो इसको ध्यान करिएगा, ये लिमिटिंग वर्ड छूट जा रहा था, तो ये सही लिखा गया है, लैम्डा 0m से ही इसको लिखते हैं। देखिए लैम्डा 0m हमारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और लैम्डा m या लैम्डा m ऊपर से लैम्डा 0m ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटीज लैम्डा m और लैम्डा mc कहीं कहीं लिखा रहता, तो ये मोलर कंडक्टिविटीज केवल हो जाएगा। मोलर कंडक्टिविटीज इस प्रकार से हम लोग इसको समझेंगे। और अगर लैम्डा m इनफाइनाइट दिया है तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटीज ये हो जाएगा। तो इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है, हमें केवल ये समझना है कि क्वेश्चन कैसे निकलेगा। बाकी तो आप NCERT में पढ़ ही लिए हैं। अब देखिए जैसे 36 नंबर क्वेश्चन है, इसको हमने डिटेल में बताया था कि उलटना है पलटना है। अगर आप थोड़ा समझदारी का परिचय दें तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। कैसे आएगा? हमें देखिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा 0m NH4OH के लिए निकालना है और ये 4 विकल्प हमको दिया गया है। तो इन 4 विकल्पों से ही हमें NH4OH प्राप्त करना है। तो देखिए अगर इन चारों विकल्पों से NH4OH प्राप्त करेंगे तो कैसे प्राप्त करेंगे वो समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए NH4Cl है, अब हमें NH4OH प्राप्त करना है। तो देखिए इधर नेगेटिव में NaCl अगर लिख दें तो ये Cl पॉजिटिव में हो जाएगा, ये नेगेटिव में हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव घटेगा तो 0 होगा, यानी कैंसिल हो जाएंगे। तो ये Cl इस Cl से कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए NaOH और NaCl में ये Na पॉजिटिव है और ये Na निगेटिव है, तो ये निगेटिव वाला ये पॉजिटिव वाले से कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या अपने पास? NH4OH, और इसी का निकालना है। एक चुटकी में आंसर आएगा। तो अगर सही से समझ लें बात को तो बहुत आसान हो जाता है सब कुछ। अब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन हमको करना है, तो इसको पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस करेक्टली रिप्रेजेंट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हमसे पूछा है, तुल्यांक चालकता। तो तुल्यांक चालकता का हमने आपको मतलब बताया था कि ग्राम तुल्यांक जैसे अगर हमें समझना हो ग्राम इक्विवेलेंट तो क्या होता था, जो हमारा एटॉमिक मास होता था। जैसे हमने आपको बताया था कि Ca का एटॉमिक मास 40 है, एटॉमिक मास, और कुछ भी हो सकता है, दूसरा कंपाउंड भी हो सकता है, और ये Ca+2 बनाता है। इसका मतलब इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकले। तो 2 इलेक्ट्रॉन अब ये ग्रहण कर सकता है या Ca की अवस्था में 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके Ca+2 बना सकता है। यानी इसकी बाहरी कक्षा के 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो संयोग करने में भाग लेते हैं, तो उसी को संयोजकता कहते हैं। और
अंग्रेजी में वैलेंसी कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसकी संयोजकता 2 है, तो एटॉमिक मास में अगर वैलेंसी का भाग दे दें, एटॉमिक मास में वैलेंसी को हिंदी में संयोजकता कहते हैं, तो यही हमारा ग्राम इक्विवेलेंट आ जाता है, ग्राम इक्विवेलेंट आ जाता है। ग्राम तुल्यांक हिंदी में इसको बोलते हैं, ग्राम तुल्यांक। तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया है, तुल्यांकी चालकता। तो जाहिर सी बात तुल्यांकी चालकता का मतलब ये L2SO4 का होल थ्राइस है, तो इसमें जो ये प्लस माइनस वाला चक्कर रहेगा आयन का, उसको हमें ध्यान दे करके काम करना है। तो देखिए हम समझते हैं पढ़ करके और इसको करने का प्रयास करते हैं। तो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस करेक्टली रिप्रेजेंट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ L2SO4 का होल थ्राइस। तो L2SO4 का होल थ्राइस का हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस यानी तुल्यांक चालकता बताना है इनफाइनाइट डाइल्यूशन यानी अनंत तनुता पर। तो किस प्रकार से लिखा जाएगा वो बताना है। और कह रहा है हमसे कि गिवन दैट लैम्डा 0 Al+3 एंड लैम्डा 0 SO4-2 आर द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ द रेस्पेक्टिव आयन। तो ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया गया है। अगर ये टूटता है तो ये इक्विवेलेंट 2 आयन बचेंगे, तो ये 2 आयनों के इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन यानी अनंत तनुता पर हमको दिए गए हैं। तो इसको देखते हैं और समझ करके करने का प्रयास करते हैं। तो जैसे दिया है वैसे हम लोग इसको तोड़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन डिसोसिएशन इज कंप्लीटेड ईच आयन मेक ए डेफिनिट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मोलर कंडक्टेंस। कह रहा है जब हम डाइल्यूशन को इनफाइनाइट कर देंगे यानी अनंत तनु कर देंगे विलेन को, अनंत ढीला कर देंगे, तो आयन के चलने के लिए अनंत जगह मिल जाएगी, किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं होगा। तो पूरी तरह से जो आयन है साल्ट है हमारा वो टूट जाएगा और टूट करके आयन में बदल जाएगा। तो कह रहा है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन डिसोसिएशन इज कंप्लीट ईच आयन मेक्स ए डेफिनिट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मोलर कंडक्टेंस। तो प्रत्येक जो आयन होगा वो अपना एक विशेष कंट्रीब्यूशन रखेगा, विशेष मतलब उसमें सहयोग रखेगा मोलर कंडक्टेंस में यानी मोलर चालकता में ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द अदर आयन। इस प्रकार का अपना स्वयं का कंट्रीब्यूशन रखेगा कि वो दूसरे से प्रभावित ना हो, क्योंकि तनुता तो अनंत है ना। जब अनंत कर दिया तो अनंत जगह मिल गई, तो एक का दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं रहेगा। अपना डिफिनिट यानी खुद का अपना अलग एक तरह से कंट्रीब्यूशन देगा इस मोलर कंडक्टेंस में। कह रहा है इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द अदर, मतलब दूसरे का स्वभाव क्या है इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। विद विच इट इज एसोसिएटेड, जिसके साथ ही एसोसिएट होगा यानी जुड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे Al2SO4 का होल थ्राइस है, तो ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को लैम्डा 0 लिखा है। तो अगर हम इसको तोड़ेंगे तो हमने आपको बार बार बताया है कि जो इस पर लगा होता है इसका पावर होता है, जो इस पर लगा होता है इसका पावर होता है। तो ये 3Al का पावर है। तो देखिए Al पर +3 लिखा गया है और ये 2 इस SO4 का पावर है, इसलिए SO4 पर -2 लिखा गया। तो यही हमारा मोलर वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का वो हो जाएगा। ये इस प्रकार से इसका कंट्रीब्यूशन इसमें रहेगा जब हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के रूप में Al2SO4 के होल थ्राइस की बात करेंगे। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की बात करेंगे, इसलिए ताकि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस के बीच में किसी प्रकार का आपके अंदर कन्फ्यूजन न रहे।
तो यहाँ पर देखिए जब हम मोलर कंडक्टेंस की यानी इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जब H2SO4 टूटेगा, H2SO4 टूटेगा तो 2H प्लस SO4 माइनस 2 बनेगा। तो यहाँ पर देखिए 2H है तो 2 का गुणा हुआ है। इसी प्रकार यहाँ पर K2SO4 टूटेगा तो 2K प्लस बनेगा तो 2 का गुणा है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस में या मोलर कंडक्टेंस में इसी तरह होगा, लेकिन जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में यहाँ पर अगर हम इसको तोड़ें Al2SO4 का होल थ्राइस, तो ये हमारा टूटेगा 3Al प्लस 2 प्लस 2SO4 माइनस 2। यहाँ पर टू AL प्लस 2 नहीं, ये 3 इधर जाएगा, 3Al प्लस 2 और ये 2 इधर आएगा तो 2SO4 माइनस 2, इस प्रकार से हो जाएगा। तो हमारा Al2SO4 का होल थ्राइस टूट जाएगा। तो ये देखिए 2Al होगा, यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर 3 होगा। जैसे K2SO4 है, इसको तोड़ेंगे तो 2K प्लस SO4 माइनस 2 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये भी टूटेगा। तो इस प्रकार से हम अगर तोड़ेंगे तो इनके साथ में जो स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आएगा उसको भी लिखेंगे मोलर वाले में, इक्विवेलेंट वाले में नहीं लिखेंगे। देखिए तो ये देखिए 2Al प्लस 3 होगा और ये 3SO4 माइनस 2 होगा, ताकि दोनों तरफ ये इनका गुणा भी बराबर रहे। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। तो इस प्रकार से टूटेगा। तो देखिए जब हम मोलर कंडक्टेंस की बात करते थे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, तो यहाँ पर ये जो पहले है गुणा वो नहीं करते थे, लिखते थे मोलर कंडक्टेंस में, लेकिन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में देखिए नहीं लिखा, केवल पावर लिखी गई है बस। इनका जो स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो नहीं लिखा गया। तो यही बस हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि अगर लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस की बात होती तो उसको लिखते, इक्विवेलेंट वाले में यहाँ नहीं लिखा गया। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। तो देखिए 40 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ M32 सॉल्यूशन ऑफ है वीक मोनो बेसिक एसिड। देखिए आपके कोर्स में केवल मोनो वाला ही है, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, दूसरा डाई वाला ट्राई वाला नहीं है। तो ये कंफ्यूजन निकाल दीजिए, केवल मोनो वाला ही आपसे पूछा जाएगा। एनसीईआरटी में केवल मोनो वाला दिया है, तो अन्य हम लोगों को पढ़ के उसमें दिमाग लगाने का कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि कोई मोनो बेसिक एसिड है, उसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस M/32 है। M/32 सॉल्यूशन है, उसका मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस 8 महो सेंटीमीटर स्क्वायर है। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज।
तो देखिए m/32 जब कंसंट्रेशन है तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कितना है 8 mho सेंटीमीटर स्क्वायर, और जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन है यानी अनंत तनुता है तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कितना है 400 mho सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कह रहा है द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ दिस एसिड इज, तो इसके लिए हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। तो इसको देखते हैं, फार्मूला है सीधे फार्मूले पर है। तो देखिए यहाँ पर लैम्डा लिखा है, कहीं पर लैम्डा 0 लिखता है, कहीं लैम्डा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन क्या है फार्मूले में, बस इतना समझ में आना चाहिए। तो देखिए लैम्डा दिया है यानी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया है जब m/32 कंसंट्रेशन है, कितना है 8 mho सेंटीमीटर स्क्वायर, और जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन है तो दिया है 400 mho सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारा होता है अल्फा इक्वल टू, तो देखिए जब अल्फा निकालना है तो जब भाग की बात आती है तो हमने आपको बताया था कि जब डिवाइड करना हो तो कम बटे ज़्यादा, तो इनफाइनाइट ज़्यादा है तो m/32 जब कंसंट्रेशन है तब लैम्डा हमारा कितना है इतना, और लैम्डा इनफाइनाइट पर इतना है, तो ये ज़्यादा है इससे, तो ज़्यादा वाला नीचे रखना है। ट्रिक है एक याद करने के लिए, तो आप कंफ्यूज ना होगी कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे। तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया अल्फा इक्वल टू जो कंसंट्रेशन दी गई है उस पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अपान इनफाइनाइट पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो ये आ गया अल्फा इक्वल टू 8/400 इक्वल टू 2 × 10⁻²। ये क्यों निकाला? इसलिए निकाला कि जब हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट के निकालेंगे तो फार्मूला होता है, उसमें अल्फा आता है, तो इसलिए अल्फा निकालना जरूरी था। तो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट के इक्वल टू हो जाएगा c∆2, और c हमको दिया है m/32, तो सीधा फार्मूले पे जब रख देंगे के इक्वल टू c इतना है अल्फा स्क्वायर, अल्फा इतना है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो आ गया 1.25 × 10⁻⁵। अब देखिए c∆2 कैसे आया, तो इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर मोनोबेसिक एसिड हो तो मान लेते हैं H है तो H+A- में टूटेगा, तो इनिशियल कंसंट्रेशन प्रारंभ में क्या होगा, ये C है तो ये 0 है क्योंकि उत्पाद बना ही नहीं प्रारंभ में, और जब इक्विवेलेंट हुआ इक्विलिब्रियम पर साम्यावस्था पर तो ये C∆, बना ये C∆, और ये C-C∆ हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए ये कट के आ जाएगा C∆, C²∆2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए साम्यावस्था पर ये C∆, तो ये प्रारंभ में C था तो बचा कितना 1 मोल है, तो 1 मोल घटाएंगे C-C∆, तो यहाँ पर आ गया K इक्वल टू C∆ × C∆ अपान C-C∆, तो C²∆2 अपान ये C कॉमन हो जाएगा 1 - तो आ जाएगा C∆2 अपान 1 - अब देखिए अनंत तनुता पर बात हो रही है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, तो जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा और वीक एसिड है तो ये इनफाइनाइट पर जब हम इसको 1 - को घटाएंगे तो लगभग पूरी तरह से अगर डिसोसिएट होगा तो 1 - 1 हो जाएगा, मतलब जितना होगा, मतलब 1 - का विशेष मतलब नहीं रह जाएगा। वीक एसिड है तो देखिए पूरी तरह तो नहीं डिसोसिएट होगा, लेकिन अल्फा लगभग 1 के बराबर होगा। अगर पूरी तरह डिसोसिएट हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा 1 - 1, तो ये इनफाइनाइट पूरा आ जाएगा, लेकिन पूरी तरह से 0 नहीं होगा। तो जब पूरी तरह से 0 नहीं होगा तो क्या होगा कि 1 के लगभग नज़दीक होगा, तो ये इतना कम आएगा
कि इसको प्रभावित नहीं कर पाएगा, इसीलिए सी अल्फा स्क्वायर लिखा है, नीचे वाला नहीं लिखा है। हमारे जो निकल कर रिजल्ट आएगा उसको ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगा, क्योंकि अनंत कर दिया हमने तनुता, डाइल्यूशन इनफाइनाइट कर दिया। तो ये बात ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया कि k इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर हो गया, सी हमको दिया है क्वेश्चन में m/32। तो फार्मूला लगाया तो आंसर आ गया 1.25 इंटू 10⁻⁵। अब 41 क्वेश्चन देखते हैं। में देखिए कह रहा है कॉलरॉस रूल के हिसाब से स्टेट दैट एट। तो देखिए कॉलरॉस रूल के हिसाब से क्या है कि अगर हम डाइल्यूशन इनफाइनाइट कर दें, अभी इसके ऊपर ही पढ़े हैं कि जब अनंत तनुता हो जाएगी तो जगह इतनी अनंत रहेगी आयन को टहलने के लिए कि एक आयन दूसरे के द्वारा प्रभावित नहीं होगा, तो एक आयन अपना डिफिनिट कंट्रीब्यूशन देगा कंडक्टेंस के लिए। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन मेक्स डिफिनिट कंट्रीब्यूशन टू कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट व्हाट एवर बी द नेचर ऑफ द अदर आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। दूसरे आयन का नेचर क्या है इससे नहीं मतलब रहेगा। अगर एक आयन की हम बात करें प्रत्येक आयन की, तो वो अपना एक डिफिनिट कंट्रीब्यूशन देगा, विशेष उसमें सहयोग देगा कंडक्टेंस में। तो 41 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि एट इनफिनाइट डाइल्यूशन यानी अनंत तन्यता पर when dissociation is completed each ion makes a definite contribution towards molar conductance of the electrolyte irrespective of the nature of the other ion with which it is associated, and that the molar conductance of an electrolyte at infinite dilution is given by the sum of the contribution of two ions. This is called Cauchy's rule। तो ये कह रहा है कि जब डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो जाएगा तो मोलर कंडक्टेंस हो, तो मोलर कंडक्टेंस में क्या होगा, देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस। तो इसमें क्या होगा कि जो आयन होगा वो अपना डिफिनिट कंट्रीब्यूशन देगा, और उसके लिए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ अदर आयन। अब अगर कोहलास रूल की बात कर रहे हैं तो मोलर कंडक्टेंस लेंगे, क्योंकि कोहलास रूल में मोलर कंडक्टेंस की बात हो रही है और क्वेश्चन में कोहलास रूल की बात कर रहा है। तो जो कंडक्टेंस की बात है वो मोलर होगी, क्योंकि कोहलास रूल मोलर कंडक्टेंस से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ अदर आयन, यानी दूसरे आयन के स्वभाव से कोई मतलब नहीं रहेगा। जो भी आयन होगा वो अपना एक डिफिनिट कंट्रीब्यूशन देगा, which it is associated, and that the molar conductance of an electrolyte at infinite dilution is given by the sum of contribution of two ion। तो अनंत तनुता पर जो भी साल्ट होगा या जो भी इलेक्ट्रोलाइट होगा जो टूटेगा वो उसके जो आयन बनेंगे। तो अगर हमें मोलर कंडक्टेंस निकालना है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे तो उन आयनों के जोड़ के बराबर होगी। तो यहाँ पर देखिए लैम्डा एम इनफाइनाइट यानी अनंत तनुता पर मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू लैम्डा पॉजिटिव वाले की अनंत तनुता पर मोलर कंडक्टेंस प्लस निगेटिव वाले की अनंत तनुता पर मोलर कंडक्टेंस, यानी जो भी आयन होंगे उनको सीधा सीधा जोड़ेंगे। वेयर लैम्डा प्लस इनफाइनाइट एंड लैम्डा माइनस इनफाइनाइट आर मोलर आयनिक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्योंकि ये आयन है तो आयनिक वर्ड जोड़ दिया, ये इसमें आयन नहीं था तो केवल मोलर कंडक्टेंस कह रहा था, इसमें आयन हो गया तो मोलर आयनिक कंडक्टेंस कह रहा है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर कैटायन एंड एनायन। ये कैटायन पॉजिटिव वाला कैटायन और निगेटिव वाला एनायन। कैटायन का मतलब कटा हुआ, भूल जाता है तो निगेटिव को काटेंगे तो एक लकीर ऊपर से खींचना पड़ेगा तो वो कैटायन होगा, और काटने पर ये प्लस बन जा रहा है तो पॉजिटिव को कैटायन कहेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। तो ये 41 का
ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 42 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Ba प्लस एंड Cl माइनस आयन आर 127 एंड 76 पर ओम पर सेंटीमीटर पर इक्विवेलेंट रेस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः। करा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ BaCl2 एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज। तो देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हमको इतना इतना दिया है किसी सांद्रता पर, और अनंत तनुता पर हमसे पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कितना होगा। नहीं, अनंत तनुता पर ये आयनों का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया है अनंत तनुता पर, और BaCl2 का पूछ रहा है, यानी BaCl2 टूट रहा है तो Ba+2 और Cl- बन रहा है, तो उनकी एक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया है और BaCl2 की पूछ रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो है साल्ट है या इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट की पूछ रहा है, उसके आयनों की मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर दी गई है। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए तुल्यांक चालकता यानी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात हो रही है। तो लैम्डा इनफाइनाइट इक्वल टू 1/n प्लस लैम्डा प्लस इनफाइनाइट प्लस 1/n माइनस लैम्डा माइनस इनफाइनाइट, यानी निगेटिव वाले आयन की इनफाइनाइट पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और पॉजिटिव वाले आयन की इनफाइनाइट पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और उनका जो पॉजिटिव लगा है जितना उतने का भाग दे देना है, इधर निगेटिव जितना लगा है उतने का भाग दे देना है। तो देखिए Ba में +2 लगा है तो 2 का भाग दिया है, Cl में 1 माइनस लगा है तो 1 का भाग दिया है। तो ये बात समझना है। तो देखिए BaCl2 को जब तोड़ा गया तो Ba+2 और Cl- में टूटेगा। तो यहाँ पर देखिए जितना इधर पॉजिटिव में लगा है उतने का भाग दे दिया गया, इधर जितना निगेटिव में लिखा है उतने का भाग दे दिया गया। तो हमने इसके ऊपर पढ़ा था कि जब BaCl2 को तोड़ेंगे तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर Ba+2 की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और इधर Cl- की पॉजिटिव में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और जितना पॉजिटिव लिखा है उतने का भाग देंगे, इधर जितना निगेटिव है उतने का भाग देंगे। तो देखिए मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालने में यही चीज़ हमको ध्यान देना है। तो देखिए आ गया 1/2 इंटू 127 प्लस, इसमें 1 का गुणा करें या ना करें क्योंकि 1 का कोई मतलब नहीं, और Cl- का दिया है 76। तो ये सॉल्व करने पे आ गया 139.5। ये 42 का ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए जब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज की बात की गई थी तो यहाँ पर देखिए जब हमने निकाला था, ये तुलना करना जरूरी है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर देखिए लिखा था तो H2SO4 2H प्लस और SO4 माइनस में टूटेगा, तो 2H प्लस था तो 2 का गुणा किया गया। इसी तरह इसमें 2K प्लस था तो 2 का गुणा किया गया, जबकि ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की बात हो रही है। लेकिन जब हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालेंगे तो ये जो फार्मूले में लिखेंगे, जैसे हमने अभी BaCl2 का लिखा था जो क्वेश्चन आया था, तो इसमें Ba+2 + 2Cl- रहेगा। तो ये पहले वाला गुणा भाग कुछ नहीं होगा, पहले वाला जो पावर है उतने का भाग होगा, जो पावर है उतने का भाग होगा, ये पहले वाला नहीं लिखा जाएगा। अभी हमने देख लिया। तो ये दोनों में अंतर है जो आपको समझना है, नहीं तो गलती होती रहेंगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ ए 0.1 NaCl सॉल्यूशन एट 3 डिग्री सेंटीग्रेड इज 0.012 ओम पर सेंटीमीटर। स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी विशिष्ट चालकता, आर का
चालकता यानी कंडक्टेंस का उल्टा होता है, नहीं, विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है विशिष्ट चालकता। तो ये हमको दिया है, कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ सेल कंटेनिंग द सॉल्यूशन एट द सेम टेम्परेचर वाज फाउंड टू बी 55 ओम। कह रहा है कि 55 ओम जो है ये रेजिस्टेंस है उस सेल का जिसके लिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात हो रही। तो कह रहा है द सेल कांस्टेंट विल बी, तो सेल कांस्टेंट कितना होगा, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस दे दिया है हमको, ये सांद्रता दे दिया है, नॉर्मलता दिया है, सांद्रता कंसंट्रेशन को नॉर्मलता में दे दिया है, अभी तक हम मोलरता में पढ़ते थे, और नॉर्मलता आप कोर्स से आपके हट गया है तो नॉर्मलता वाले क्वेश्चन अब नहीं आएंगे, फिर भी हम इसको समझा देंगे। तो द रेजिस्टेंस ऑफ सेल हमको दे दिया है 55 ओम, सेल कांस्टेंट पूछा जा रहा है, तो इसको देखते हैं। तो देखिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा दे दिया है 0.012 पर ओम पर सेंटीमीटर, आर दे दिया है 55 ओम, और जो चालकता होती है वो प्रतिरोध की उल्टा, प्रतिरोध माने रुकावट, चालकता माने चलना, तो विरोध और चलना एक दूसरे के उल्टा है। तो C = 1/r हो गया, तो ये आ गया 1/55 C की वैल्यू। अब हमारा सेल कांस्टेंट का फार्मूला होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस अपॉन कंडक्टेंस, सेल कांस्टेंट L/A होता है, R = रो L/A, तो यही L/A हमारा सेल कांस्टेंट होता है, सेल कांस्टेंट L/A, तो ये होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस अपॉन कंडक्टेंस। ये फार्मूले हम आपको पीछे पढ़ा चुके हैं। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमको दिया है 0.012, और ये कंडक्टेंस जो है ये चालकता का उल्टा होता है, तो चालकता आ गया 1/, प्रतिरोध चालकता का उल्टा होता है, तो प्रतिरोध दिया है तो उससे हमने चालकता यानी कंडक्टेंस निकाल लिया, तो इसी को उल्टा कर देंगे। तो R 55 है तो कंडक्टेंस 1/55 हो जाएगा, तो 1/55 रखा तो आ गया 55 × 0.012, तो आ गया 0.66 प्रति सेंटीमीटर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है ऑन हीटिंग वन एंड ऑफ ए पीसेज ऑफ मेटल द अदर एंड बिकम्स हॉट बिकॉज, अगर लोहे की राड के एक सिरे को गर्म करते हैं तो दूसरा सिरा क्यों गर्म हो जाता है। तो देखिए गर्म करने का मतलब हम उसको हीट दे रहे हैं, हीट एक प्रकार की ऊर्जा है, तो बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है परमाणु के वो ऊर्जा लेकर के नाभिक के प्रोटॉनों के आकर्षण से मुक्त हो जाते हैं, और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाते हैं, इसलिए दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है, क्योंकि जब हम हीट देते हैं तो वो ऊष्मा को लेकर के दूसरे सिरे तक चले जाते हैं। तो इसलिए 44 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए कह रहा है कंडक्टिविटी ऑफ हीट इन मेटल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच मूव ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो चालकता के कारण हीट लेकर के एक सिरे के मुक्त इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे पर चले जाते हैं, जिसलिए दूसरे सिरे का भी टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। तो ये देखिए हमने 44 तक क्वेश्चन कर लिया। अब 45 में आ जाता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।